हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूट्यूब चैनल NCERT विद आशीष। तो बच्चों, आज हम लोग विज्ञान विषय का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है जल, इसे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं बच्चों। ये आसान सा चैप्टर है बच्चों, मैं आपको बता दूं। तो जल्दी से ही हम इसे एक ही वीडियो में ख़त्म करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो आपका पहला पैराग्राफ स्टार्ट होता है बच्चों। मान लीजिए किसी कारणवश आपके परिवार को 1 सप्ताह तक प्रतिदिन एक ही बाल्टी जल मिलता है। तो कल्पना कीजिए बच्चों, तो सोचना है बच्चों आपको कि तब क्या होगा। क्या आपके घर में सारे सदस्यों की ज़रूरतें पूरा हो पाएंगी? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है बच्चों। क्या आप खाना क्या आप खाना पकाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना और स्नान करना जैसे कार्य कर पाएंगे अच्छे से? इनके अतिरिक्त अन्य कौन कौन से क्रियाकलाप हैं जिन्हें आप नहीं कर पाएंगे? यदि काफ़ी लंबे समय तक हमें आसानी से जल प्राप्त नहीं होगा तो क्या होगा? इन सारी चीज़ों को कल्पना करना है बच्चों, सोचना है आपको। पीने के अतिरिक्त मीन्स पीने के अलावे ऐसे बहुत से क्रियाकलाप हैं बच्चों, बहुत से काम ऐसे भी हैं पानी पीने के अलावे भी जिनके लिए हम जल का उपयोग करते हैं। आप सभी को पता ही होगा। क्या आपको अनुमान है कि हम एक दिन में जल की लगभग कितनी मात्रा का उपयोग करते हैं? आपको अनुमान है बच्चों कि एक दिन में हम लोग जल का कितनी मात्रा में उपयोग करते हैं? एक छोटा सा पिक्चर्स आप इसमें देख सकते हैं बच्चों। चित्र में आपको कुछ क्रियाकलाप दिखाए गए हैं। कपड़े धोना, नहाना, कुआं से पानी निकालना पीने के लिए और बहुत सारी काम। पानी के उपयोग बच्चों इस चित्र में दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 14.1 में। हम कितने जल का उपयोग करते हैं? क्वेश्चन पहला आपसे पूछ रहा है बच्चों विज्ञान आपसे 14.1 में कि आप कितने जल का उपयोग करते हैं। क्रियाकलाप फर्स्ट बच्चों, प्रतिदिन के उन सभी क्रियाकलापों की सूची बनाना है बच्चों जिनमें आप जल का उपयोग करते हैं। सारणी 14.1 में कुछ क्रियाकलापों की सूची दी गई है। इसी प्रकार की सारणी अपने नोटबुक में बनाइए बच्चों। अब पूरे दिन में आप तथा आपके परिवार के सदस्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सारे क्रियाकलापों में प्रयुक्त जल की मात्रा को मापना है बच्चों। आप मापन के लिए मग, गिलास, बाल्टी या किसी अन्य बर्तन का उपयोग कर सकते हैं बच्चों। आपको एक चार्ट बनाने हैं, चाहे तो आप चार्ट बना सकते हैं। आपके परिवार द्वारा एक दिन में उपयोग होने वाले जल की मात्रा का अनुमान लगाना है बच्चों। आप इस तरह से क्रियाकलाप में अपने डेली के सदस्यों की संख्या के अनुसार आप अपना चार्ट बना सकते हैं बच्चों अपने नोटबुक में। पहले करना यह है कि जो भी आपके क्रियाकलाप होंगे एक तरफ आप लिखेंगे इस तरह से पैराग्राफ में, दूसरी तरफ उनकी मात्रा कितनी आप उपयोग करते हैं वो चीज़ लिखेंगे। जैसे पानी पीने में कितनी मात्रा उपयोग करते हैं, 1 बाल्टी 2 बाल्टी जो भी हो। ब्रश करने में कितनी मात्रा खर्च करते हैं बच्चों। इन सब की मात्रा कैलकुलेट करने हैं बच्चों और आपके परिवार में एक दिन में उपयोग होने वाली जल की टोटल मात्रा, कुल मात्रा को आपको यहाँ कैलकुलेट करके बताना है बच्चों। तो आप कर सकते हैं और ये आप ज़रूर करिए। इससे आपको अनुमान लगेगा कि आप एक दिन में कितने पानी की खर्च कर रहे हैं। अब आप यह जान गए होंगे कि प्रतिदिन आपके परिवार में लगभग कितने जल का उपयोग होता है। अब तो आपको पता लग ही जाएगा। क्या आप अपनी स्वच्छता के लिए एक दिन में उपयोग किए जाने वाले पानी की मात्रा का अनुमान लगा सकते हैं? इस कारण इसी जानकारी का उपयोग करके यह गणना करना है कि आपके परिवार को एक वर्ष में कितने जल की आवश्यकता होती है। इसी तरह से एक दिन का आपको अनुमान लगाना है बच्चों टोटल सारणी के अनुसार। उसके बाद आपको एक साल की जल की मात्रा को ऐड कर लेना है बच्चों, जोड़ लेना है बच्चों। अब जल की इस मात्रा को अपने परिवार के सदस्यों की संख्या से विभाजित कर देना है बच्चों। अब जितना भी आएगा आपको जल की टोटल मात्रा, उसमें से सदस्यों की संख्या से भाग दे देना है बच्चों। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका एक सदस्य का एक वर्ष का जल का खर्च कितना है। हाँ, अनुमान है, आप समझ गए होंगे बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पैराग्राफ में, अगले पेज में। आपके गांव या शहर में कितने लोग रहते हैं?
आप जहाँ पे भी रहते हैं बच्चों, वहाँ आप गांव या शहर में कितने लोग रहते हैं, आपको यह बोध हो जाएगा। अब यह बोध हो जाएगा बच्चों, आपको ज्ञान हो जाएगा, पता चल जाएगा कि आपके शहर अथवा गांव के लिए एक वर्ष में कितने जल की आवश्यकता होगी। अब बूझो और पहेली तो जैसा कि बच्चों आप जानते ही आ रहे हैं, पहले क्लास से ये हमारी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। ये फिर से आ गए। बूझो के मन में एक जिज्ञासु प्रश्न आया है बच्चों, चलिए देखते हैं क्या आया है। बूझो जिज्ञासु है। आपको शुरुआत से ही पता है बच्चों कि बूझो बहुत ही जिज्ञासु है, उसे जानने की बहुत सारी इच्छा होती है। जिज्ञासु है कि क्या हमारे देश में विभिन्न क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को समान मात्रा में जल उपलब्ध होता है। बूझो के दिमाग में एक क्वेश्चन आया है बच्चों। वो जिज्ञासु है क्योंकि वो जानना चाहता है कि क्या हमारे देश में जितने भी लोग रहने वाले हैं अलग अलग क्षेत्रों में, क्या उनको समान मात्रा में जल उपलब्ध हो पाता है, ये जानना चाहता है। क्या ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां लोगों को उचित मात्रा में जल नहीं मिल पाता, वे अपना काम कैसे चलाते होंगे बच्चों, आप भी सोचिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आपने ऐसे बहुत से क्रियाकलापों की सूची बनाई है जिनमें आप जल का उपयोग करते हैं। क्या आप सोचते हैं कि हमारी जल की आवश्यकता इसी प्रकार के क्रियाकलापों तक ही सीमित है? हम गेहूं, चावल, दालें, सब्जियां तथा अन्य बहुत सी खाने वाली वस्तुओं का प्रतिदिन उपयोग करते हैं। हम जानते हैं कि कुछ रेशे जिनका उपयोग हम कपड़ा बनाने में करते हैं, पौधों से ही प्राप्त होते हैं। क्या इन्हें उगाने के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती होगी? क्या आप जल के कुछ और भी उपयोग सोच सकते हैं बच्चों? तो बेसिकली यहाँ आपको बताने की कोशिश किया जा रहा है बच्चों कि पौधों को उगाने के लिए भी हमें जल की आवश्यकता होती है। हमारे उपयोग के लगभग सभी वस्तुओं के उत्पादन में जल का उपयोग किया जाता है। लगभग लगभग बच्चों, हमारे उपयोग किए जाने वाले जितने भी सारी चीज़ें हैं, लगभग सारे चीज़ों में जल का उपयोग करा जाता है। इसलिए जल का उपयोग ना केवल दैनिक कार्यों के लिए ही नहीं, वरन बल्कि बहुत सी वस्तुओं के उत्पादन के लिए भी होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 14.2 जल्दी जल्दी से हम लोग समाप्त करेंगे इस चैप्टर को। आप इसी तरह से बच्चों एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन और शब्द से शब्द मैं क्लियर कराऊंगा बच्चों। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल कहाँ से प्राप्त करते हैं? अब दूसरा टॉपिक है बच्चों कि आखिर हम लोग जल कहाँ से प्राप्त करते हैं। कौन कौन सा ऐसा स्रोत है बच्चों जहाँ से हम लोग जल को प्राप्त कर सकते हैं, पानी को प्राप्त कर सकते हैं? तो अपने उपयोग के लिए आप जल कहाँ से प्राप्त करते हैं? आप में से कुछ कहेंगे कि हम नदियों, झरनों, तालाबों अथवा कुओं, हैंडपंप से जल प्राप्त करते हैं। कुछ अन्य यह भी कह सकते हैं बच्चों कि हम जल टोटियों से प्राप्त करते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि टोटियों में जल कहाँ से आता है? टोटियों मीन्स नल बच्चों, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के घर में नल से भी पानी आते हैं। और नल का पानी आते हैं कहाँ से? तो वो नदियों या तालाबों से स्वच्छ करके उन्हें भेजा जाता है बच्चों। टोटियों के द्वारा जो जल हम प्राप्त करते हैं वह जल किसी झील, नदी या किसी कुएं से प्राप्त किया जाता है बच्चों, और पाइप के माध्यम से आपके टोटियों से पहुंचा दिया जाता है आपके घर तक, जिसकी आपूर्ति फिर पाइपों के नेटवर्क द्वारा की जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, नदियों के पानी को मोटर के थ्रू भेजा जा रहा है। ये पानी का सेंटर है बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पे है। बड़ी बिल्डिंग के ऊपर एक टैंक लगा हुआ है और इसी के थ्रू बाकी शहरों में छोटे छोटे पाइपों के माध्यम से भेज दिया जाता है बाकी के सारे शहरों में। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पे एक छोटा सा चित्र दिया हुआ है 14.2 में, बस बताया गया है इसमें बच्चों कि कैसे जो हमारे टोटियों में पानी आते हैं वे आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नदी है, तालाब एक छोटा सा बच्चों, इसमें से पंप से पानी को टैंक में रखा जाता है, उसके बाद इसे सप्लाई करा जाता है बच्चों। इनमें बहुत सारे फिल्टर्स वगैरह इक्विपमेंट लगे हुए होते हैं। उसके बाद वापस शहरों में भेज दिया जाता है। नदियों, झीलों, नलकूपों या कुओं से जल की टोटियों में आता है। तो आप ये समझ गए होंगे बच्चों, हम में से प्रत्येक का अपने घर में जल प्राप्त करने का ढंग अलग अलग हो सकता है। हम में से जितने भी लोग हैं, आप सभी बच्चे,
क्योंकि सारे बच्चों के घर में पानी अलग अलग तरीक़ों से आते हैं। किसी के घर में हैंडपम्प से आता है, किसी के घर में कुओं से आता है, ट्यूबवेल से आता है और किसी के घर में टूटियों से आता है बच्चों। तो बेसिकली हम सब समझ गए होंगे, अंततः हम सबके जल एक ही स्रोत है। पानी चाहे जैसे भी हमारे घर में आते हो बच्चों, लेकिन एक ही स्रोत है, या तो तालाब, या तो झील, नदी, या तो फिर कुआं। हमने अपनी चर्चा में कुछ जल स्रोतों का उल्लेख किया है बच्चों, मतलब बताया गया है। इन तालाब, नदियों, झीलों तथा कुओं को भरने के लिए जल कहाँ से आता है। अब आगे हम लोग देखते हैं बच्चों, पहेली का प्रश्न यहाँ पे आप बनता है बच्चों की पहेली आपको यह बताना चाहती है कि किसी पुस्तक के एक पृष्ठ के उत्पादन के लगभग 2 गिलास जल की आवश्यकता होती है। तो बच्चों यहाँ पे पहेली जो है ना, कहीं से रिसर्च करके आई है, पता करके, और आपको यह बताना चाहती है कि आपके जो पुस्तक का एक पन्ना जो है बच्चों, उसको बनने के लिए 2 गिलास जल की आवश्यकता हुई होगी। बूझो चाहता है कि आप अपने जीवन में किसी ऐसे दिन की कल्पना करें जिस दिन जल की आपूर्ति टूटियों द्वारा नहीं हो रहा हो, अतः आपको बहुत स्वयं जा करके बहुत दूर से जल लाना पड़ता है। तब क्या आप जल की उतनी ही मात्रा में उपयोग करेंगे जितनी कि अन्य दिनों में करते हैं। अब देखो, बूझो के दिमाग में शैतानी वाला क्वेश्चन आया है बच्चों, प्रश्न आया है। ये चाहता है ना कि आपके जीवन में एक एक दिन ऐसा दिन आए ना कि उस दिन आपको पानी प्रॉपर ना मिले और आपको मेहनत करके कहीं दूर जा करके पानी को लाना पड़े। और फिर उसके बाद बूझो जानना चाहता है कि क्या आप वापिस पहले की तरह ही आप उस पानी का उपयोग करेंगे, या फिर थोड़ा कम करेंगे, या कैसे करेंगे। इसे समझने के लिए जल चक्र के विषय में जानना आवश्यक है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन था बच्चों, आप संभवतः आप बहुत दूर से मेहनत करके लाएंगे तो जल का उपयोग कम करेंगे बच्चों। ये तो सामान्यतः इसका क्वेश्चंस था। अब आगे हम लोग देखेंगे बच्चों कि इसे समझने के लिए हम जल चक्र के विषय में जानना आवश्यक है। अब बार बार जल चक्र जो होती है बच्चों, जिन्हें वाटर साइकिल इंग्लिश में बोला जाता है, अब इन्हें हम लोग समझेंगे बच्चों कि आखिर जल चक्र क्यों जरूरी है और ये कैसे होता है। तो जल के विलुप्त होने की युक्ति। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिखाया जा रहा है बच्चों, जल के विलुप्त होने की युक्ति क्या बताया जा रहा है, इसमें हम लोग देखेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले यहाँ से। चित्र 14.3 में महासागरों के पृथ्वी के अधिकतर भाग को घेर रखा है। आपको पता ही होगा बच्चों, ये हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी पर 5 बड़े महासागर हैं बच्चों, जिनसे हमारा जो जमीन वाला पार्ट है वो घिरा हुआ होता है बच्चों, जिन्हें महाद्वीप बोला जाता है हिंदी में। तो महासागरों ने पृथ्वी के अधिकतर भागों को घेर रखा है। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी का 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है। आपको पता ही होगा बच्चों कि 3 भाग में जल है, पूरे अर्थ का, पूरे धरती का। इस जल का अधिकांश भाग समुद्रों और महासागरों में है बच्चों। समुद्रों और महासागरों में जल में बहुत से लवण घुले हुए होते हैं, जिससे जल खारा होता है बच्चों। लवण मीन्स बच्चों नमक, बेसिकली आप कह सकते हैं आम भाषा में। ये घुले हुए होते हैं, जिनसे जल जो होता है बच्चों खरा होता है, इसलिए यह पानी पीने के लिए अनुपयुक्त होता है, उपयुक्त नहीं होता है बच्चों, तथा अन्य घरेलू, कृषि तथा उद्योगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उचित नहीं है। और अन्य चीज़ों के लिए भी हम इनका उपयोग नहीं कर सकते बच्चों। कदाचित आपने एस.टी. कोलरिंज द्वारा 1798 में 1798 में लिखी गई एक कविता राइम ऑफ द एंशिएंटर मैरिनर, एक कविता है बच्चों, जिसे एस.टी. कोलरिंज द्वारा 1798 में लिखा गया था। ये एक कविता है बच्चों, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। ये पंक्तियां आप सुने होंगे। देखते हैं बच्चों ये पंक्तियां क्या हैं कि हर जगह जल ही जल, पीने के लिए कोई बूंद नहीं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों कि हर जगह जल ही जल तो है, पर पीने के लिए एक बूंद भी नहीं है बच्चों। यह कवि ने महासागर में भटके किसी जहाज के नाविकों की करुण गाथा को उल्लेख किया है। इसका मतलब ये बच्चों कि जल तो आपको दिखाई दे रहा है,
और आपको बहुत जोरों से प्यास भी लगी है, परंतु आप पी नहीं सकते उसे। तो इन पे कविता बनाया गया है बच्चों। किसी महासागर में भटके जहाज के ऊपर नाविकों की करुण गाथा को उल्लेख किया है एस टी कोलरिज पोएट ने 1798 में। यहाँ कवि ने महासागर में, हाँ, आगे बढ़ते हैं बच्चों कि फिर भी महासागर हमारे लिए उपयोग के लिए जल आपूर्ति से एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं। ऐसा नहीं है बच्चों कि अगर हम लोग उसे पी नहीं सकते तो उनका कोई महत्व ही नहीं है। हमारी जो पानी पीने का जो आवश्यकता को आपूर्ति होती है, उनको पूरा करने में इनका रोल होता है बच्चों। बेसिकली जल हम लोग उपयोग करते हैं वो खरा नहीं होता, जो हम लोग जल उपयोग करते हैं वो खरा नहीं होता। हम में से बहुत से लोग महासागरों से बहुत अधिक दूरी पर रहते हैं। हम में से बहुत से लोग महासागरों से बहुत अधिक दूरी पर रहते हैं। क्या इन स्थानों पर जल आपूर्ति भी महासागरों पर ही निर्भर करती है? महासागरों का जल उन तालाबों, झीलों, नदियों, कुओं में कैसे पहुंचता है जो जहाँ से भी हम लोग अपने पानी पीने की आवश्यकता को पूर्ति करते हैं बच्चों, आखिर वो पूरा कैसे हो पाता है? आखिर तालाबों, झीलों, नदियों तथा कुओं में कैसे पहुंचता है जो हमें जल की आपूर्ति करते हैं? ऐसा क्यों है कि इन स्रोतों के जल किसी भी प्रकार से खरा नहीं होता? ऐसा क्यों है बच्चों कि जो हम लोग पीने का पानी जो इस्तेमाल करते हैं कुआं वगैरह नदियों से, वो खरा क्यों नहीं होता? समुद्र का पानी ही खरा क्यों होता है? आपने कितनी बार यह देखा है कि फर्श पर फैला जल कुछ समय बाद सूख जाता है? आपने कभी देखा है बच्चों? जरूर देखा होगा आप सभी ने कि जो फर्श पे जल गिरता है वो कुछ समय बाद विलुप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, ऐसा प्रतीत होता है। इसी प्रकार गीले कपड़ों के सूखते समय भी जल विलुप्त हो जाता है बच्चों, गायब हो जाता है। आप 14.4 चित्र में आप देख सकते हैं, यहाँ पे कपड़ा सुखाया गया है और कुछ समय बाद कपड़ा जब सूख जाता है तो इसमें पानी की मात्रा विलुप्त हो जाती है। वर्षा के पश्चात गीली सड़कों, छतों तथा अन्य स्थानों पर जल विलुप्त हो जाता है। यह जल कहाँ चला जाता है बच्चों? आप सभी जानते हैं, ये सूख जाता है। बेसिकली वाष्पीकरण यहाँ पे होता है बच्चों, आपको यही बताने का कोशिश करा जा रहा है। क्या आपको अध्याय 5 का क्रियाकलाप 6 याद है? आपने अध्याय 5 में क्रियाकलाप 6 को देखा होगा बच्चों, जिसमें हमने उस जल को गर्म किया था जिससे नमक घुला हुआ था। उस जल को हमने गर्म किया था बच्चों जिनमें नमक घुला हुआ था। हमने क्या पाया था कि जल वाष्पित हो गया था, मतलब जल तो वाष्प होकर के उड़ गया था, नमक शेष रह गया था, मीन्स नमक उसमें बच गया था बच्चों। इस क्रियाकलाप से हमें यह बोध होता है, यह पता चलता है कि गर्म करने पर जो जल होता है वह जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, जल वाष्प में बदल जाता है बच्चों। इस क्रियाकलाप से हम यह भी अनुभव करते हैं कि जल वाष्प अपने साथ लवणों का वहन नहीं करती। इससे हम ये जानते हैं बच्चों कि जल वाष्प जो होता है, जब वाष्प बनता है तो जल में घुले लवणों जो नमक होते हैं उनका वाहन नहीं कर करती है, मीन्स अपने साथ नहीं उड़ा कर ले जाती है। इसी प्रकार बनी जलवाष्प वायु का एक भाग बन जाती है जिससे प्रायः देखा नहीं जा सकता। हमने यह भी पाया था कि जल को गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने के लिए उसे गर्म करना अनिवार्य है। मतलब कि जल को अगर आपको गैस के फॉर्म में बदलना है तो आपको उसे गर्म करना होगा। तथापि हमने यह देखा है कि खेतों, सड़कों, छतों तथा अन्य जमीनी क्षेत्रों से भी जल वाष्प में परिवर्तित होता रहता है। आप सभी ने देखा होगा बच्चों, सड़कों, छतों तथा जमीनी क्षेत्रों से भी जल वाष्प में परिवर्तित होता रहता है। अध्याय 5 में आपने यह उल्लेख किया है कि महासागरों का खरा जल जो गहरे गड्ढों में छूट जाता है, वाष्पन के परिणाम स्वरूप नमक के ढेर के रूप में एकत्रित हो जाता है। वाष्पन के लिए आवश्यक यह ऊष्मा मीन्स भाप बच्चों जल को कहाँ से प्राप्त होता है? आइए इसका पता लगाते हैं। क्रियाकलाप 2 में आप देख सकते हैं, दो एक जैसी प्लेट लेना है बच्चों, एक जैसा दो प्लेट लेना है। एक प्लेट को सूर्य के प्रकाश में, धूप में तथा दूसरी को छाया वाले स्थान पे रखना है।
अब इन दो प्लेटों के बराबर मात्रा में जल भरना है। अब इन दोनों प्लेटों में एक जल भरना है बच्चों। मान लीजिए कि ये आपका दो अलग अलग प्लेट है, ये धूप में है बच्चों बेसिकली, और ये छाया में है बच्चों। इनमें समान मात्रा में पानी को लेना है, जल भरिए तथा जल को मापने के लिए आप किसी बोतल या ढक्कन का उपयोग कर सकते हैं बच्चों। ध्यान रखिए कि जल इधर उधर छलके ना, समान मात्रा में होना चाहिए बेसिकली पानी दोनों में जल। प्रत्येक 15 मिनट पश्चात दोनों प्लेटों को प्रेक्षण कीजिए। 15 मिनट होने के बाद दोनों जलों को प्रेक्षण करना है बच्चों। आपको ध्यान देना है, देखते रहना है। जल विलुप्त होता प्रतीत होता है। किस प्लेट का जल पहले विलुप्त होता है? किस प्लेट का पहले जल विलुप्त होगा बच्चों? आप सभी जान गए होंगे, जो धूप में रखा हुआ है, क्योंकि वो वाष्पित होगा और उसमें से पानी की बूंदें बाहर जाने लगेंगी। किसी प्लेट का जल पहले विलुप्त होता है। जल के वाष्पन के लिए इस ऊर्जा का स्रोत क्या है? अच्छा, जो ये जल वाष्प में बदल रहा है बच्चों, वाष्पन हो रहा है, इसके लिए ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? तो ओबियसली सन है बच्चों, सूरज है। आप सभी जानते होंगे। दिन के समय में सूर्य की किरणें महासागरों, नदियों, झीलों तथा तालाबों में भरे जल पर पड़ती है। खेत तथा अन्य भूमि क्षेत्र भी सूर्य की किरणों को ग्रहण करते हैं। इसके फलस्वरूप इन सभी का जल निरंतर वाष्प में परिवर्तित होता रहता है बच्चों, लगातार वाष्प में परिवर्तित होता रहता है। तथापि जल में घुले लवण शेष रह जाते हैं। तो बेसिकली बात यह है बच्चों कि जितने भी महासागर या नदियां होती हैं या झीलों होती है या तालाब होती है, सूर्य की रोशनी हमेशा इन पे पड़ती रहती है, जिस वजह से ये गर्म होती रहती हैं और वाष्प में चेंज होती रहती है और भाप बनती जाती है बच्चों। लेकिन जो लवण उसमें घुले रहते हैं महासागरों के पानी में, वो बेसिकली उसी में रह जाते हैं, लवण शेष रह जाते हैं बच्चों। क्रियाकलाप 2 में हमने देखा कि छाया वाले स्थान पर रखी हुई प्लेट में जल जो विलुप्त होता है, यद्यपि इसमें अधिक समय लगता है बच्चों। जो छाया में रखा होता है उसमें अधिक समय लगता है, तथा सूर्य के प्रकाश में जो उष्मा यहाँ भी पहुँच गई है। हाँ, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिन के समय हमारे चारों ओर की वायु गर्म हो जाती है बच्चों। तो गर्म वायु छाया में रखे जल को वाष्पित करने के लिए ऊष्मा प्रदान कर देते हैं बच्चों। इस प्रकार जल के सभी खुले पृष्ठों से वाष्पन की प्रक्रिया होती रहती है, परंतु बहुत धीरे धीरे। इसके फलस्वरूप इसके उपरांत वायु में जल वाष्प निरंतर मिलती जाती है बच्चों। मतलब हवा में जल वाष्प जो होते हैं लगातार मिलती जाती है। यद्यपि तथापि जल का वाष्पन एक धीमी प्रक्रिया है बच्चों। यही कारण है कि जल से भरी बाल्टी से जल की इस क्षति को हम बहुत कम देख पाते हैं। सूर्य के प्रकाश में वाष्पन तेजी से होता है बच्चों, क्योंकि वो उस पर डायरेक्टली आपको सनलाइट पड़ते रहता है बच्चों। सूर्य की रोशनी डायरेक्ट आपका पानी पे पड़ता है, इसलिए वो ज़्यादा अच्छे से हमें दिख पाता है। जल को किसी बर्नर पर गर्म करने पर वाष्पन और तेज अधिक होता है बच्चों। क्या जलवाष्प में वायु के अंतरित होने का अन्य कोई प्रक्रम भी है? क्या और भी जलवाष्प बनने के तरीके हैं बच्चों? क्या आपको पता है वायु में अंतरित होने का कोई और भी प्रक्रम है? तो बच्चों अब हम लोग आगे देख पा रहे होंगे पौधों द्वारा जल की क्षति। पौधों द्वारा जल की क्षति आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। तो आपने अध्याय 7 में पढ़ा है कि सभी पौधों को वृद्धि के लिए, बढ़ने के लिए जल की आवश्यकता होती है। पौधे इस जल की कुछ मात्रा का उपयोग अपने भोजन बनाने में करते हैं तथा कुछ मात्रा को अपने विभिन्न भागों में सुरक्षित भी रख लेते हैं बच्चों। पौधे इस जल का शेष भाग वाष्पोत्सर्जन प्रक्रम, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रम मीन्स होता है बच्चों वाष्पीकरण। जब पौधे वाष्प के रूप में पानी को बाहर निकालते हैं, प्रक्रम द्वारा जल वाष्प के रूप में वायु में मुक्त कर देते हैं। क्या आपको अध्याय 7 का वह क्रियाकलाप 4 याद है जिसमें आपने पत्तियों द्वारा जल के वाष्पोत्सर्जन का प्रेक्षण किया था, देखा था? आपने अध्याय 7 में क्रियाकलाप 4 में आपने पत्तियों द्वारा वाष्पोत्सर्जन देखा था बच्चों।
वायु में जल वाष्पन तथा संघनन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता है। क्या यह जल सदा के लिए लुप्त हो जाता है? नहीं, यह हमें पुनः प्राप्त हो जाता है, जैसा कि हम देखेंगे। यह हमें पुनः प्राप्त हो जाता है बच्चों। बेसिकली बूझो वाष्पोत्सर्जन के विषय में पढ़ता रहा है। उसने स्वयं से पूछा कि 1 किलोग्राम गेहूं देने वाले गेहूं के पौधे से वाष्पोत्सर्जन द्वारा कितने जल की क्षति होती है। मतलब 1 किलोग्राम गेहूं उगाने वाले गेहूं का जो पौधा है वो कितना ग्राम वाष्पोत्सर्जन में पानी को खर्च करता है। तो उसने यह पता लगाया बच्चों, और हमें बता रहा है कि यह क्षति लगभग 500 लीटर है बच्चों, जो कि अनुमानित बड़े आकार की 25 बाल्टियों से भरे जल के बराबर है। बहुत बड़ा अमाउंट हो गया बच्चों, बहुत ज़्यादा मात्रा हो गया। आपको पता होना चाहिए कि 1 किलो जो गेहूं होता है बच्चों, तो 1 किलो गेहूं का उगाने में जो पौधा लेता है गेहूं का पानी, वो है 500 लीटर बच्चों, जो कि अनुमानतः बड़े आकार की 25 बाल्टियों भरे जल के बराबर है। सोच लो बच्चों, क्या आप क्या अब आप यह कल्पना कर सकते हैं कि वनों, फसलों तथा घास के मैदानों द्वारा कुल मिलाकर जल की कितनी मात्रा की क्षति होती है? आपको कैलकुलेट और अनुमान लगाना बच्चों। ये आपका क्रियाकलाप था जो आपने ऊपर में देखा था। अभी 2 अलग अलग पात्र में आपको पानी लेने थे, जल लेना था, और आपको उसका वाष्पीकरण दिखाया गया था बच्चों। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, बादल कैसे बनते हैं। अगला टॉपिक है बच्चों कि आखिर बादल बनता कैसे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रियाकलाप थर्ड तीसरा। जल से आधा भरा गिलास लीजिए, गिलास को बाहर से सूखे कपड़े से पोंछिए, जल में कुछ बर्फ डालिए, 1 या 2 मिनट तक इंतजार करना है बच्चों। गिलास के बाहरी क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों को प्रेक्षण कीजिए। गिलास के बाहरी सतह पर जल की बूंदें कहाँ से आती है? बर्फ युक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह बाहर की हवा को ठंडा कर देती है तथा जलवाष्प गिलास की सतह पर संघनित हो जाती है, मीन्स ठंडी हो जाती है बच्चों। बेसिकली बताया ये जा रहा है बच्चों, अगर आसान भाषा में मैं आपको समझा दूं कि एक गिलास में आपको बर्फ का टुकड़ा डालना है। अब बर्फ का टुकड़ा डालेंगे तो ऑब्वियसली ये ठंडा होगा पूरा बर्फ। अब ये ठंडा होगा और इसके आसपास के क्षेत्र भी ठंडे हो जाएंगे बच्चों, इसके आसपास के क्षेत्र भी ठंडे हो जाएंगे। अब आपको पता है कि हवा हर जगह उपस्थित होती है, तो बाहर से इधर कांटेक्ट होगा, इधर हवा बच्चों गिलास की ओर कांटेक्ट में तो आएगा ना हवा। अब होता यह है कि हवा में पानी की बूंदें मौजूद होती हैं बच्चों वाष्प के रूप में। अब जैसे ही यह गिलास के संपर्क में आती है बच्चों, हवा संघनित होती है, मतलब ठंडा होती है और पानी का बूंद का रूप ले लेती है। इसीलिए बच्चों आप देखे होंगे कि जैसे ही हम लोग कोल्ड ड्रिंक, कोको कोला वगैरह पीने से पहले आप उनके बोतल के ऊपर देखे होंगे कि ऐसे ऐसे छोटी छोटी बूंदें बन जाती है बच्चों, पानी की बूंदें। वो क्या है? जल में, हवा में जल की मात्रा है जो आपके बीकर से सट करके ठंडा हो गया है बच्चों, संघनित हो गया बेसिकली, अगर विज्ञान की भाषा में बोले तो, और इस प्रकार से पानी की बूंदे का रूप ले लेती है। अब 14.6 बर्फ व जल से भरे गिलास के बाहरी पृष्ठ पर प्रकट जल की बूंदे। अब यहाँ पे वही चीज बताया गया बच्चों। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। पहली न सर्दियों में प्रातः काल, ठंडी के दिनों में सुबह सुबह आप देखे होंगे पत्तियों पर ओस की बूंदे देखे होंगे बच्चों। क्या आपने भी कभी कभी ठंडी ऋतु में प्रातःकाल पत्तियों या धातु के पृष्ठ जैसे लोहे की ग्रिल तथा दरवाजों पर इस प्रकार की ओस की बूंदे देखी हैं? क्या यह भी संघनन के कारण है? क्या आपने गर्मी में भी प्रातःकाल ऐसे होते देखा है? तो जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में संघनन प्रक्रम की एक महत्वपूर्ण भूमिका है बच्चों। संघनन प्रक्रम वही होता है बच्चों, मतलब ठंडा हो जाना संपर्क में आने से। तो जल को जो है ना पृथ्वी के तल में वापस लाने के लिए ठंडा होना बहुत जरूरी है, संघनन होना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के पृष्ठ से मीन्स तल से ऊपर जाते हैं बच्चों, तो तापमान कम होते जाता है। जैसे जैसे वायु ऊपर उठती जाती है यह ठंडा हो जाता है।
पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है बच्चों कि इसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर जल की छोटे छोटे बूंदों का रूप ले लेती है बच्चों, जिन्हें जल कणिका बोलते हैं। इसे आप याद रखिएगा, ये आपको खाली स्थान में भरने को मिल सकता है बच्चों, या फिर क्वेश्चन आंसर में भी पूछ दिया जा सकता है कि जल कणिका क्या होती है। तो आपको बताने होंगे कि जलवाष्प संघनित होकर जो छोटी छोटी जल की बूंदों का रूप लेती है उन्हें जल कणिका कहते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों को आप ध्यान देंगे बच्चों। जल कणिकाएं जो वायु में तैरती रहती है हमें बादलों के रूप में दिखाई देती है बच्चों। बेसिकली इस प्रकार बनी हुई बहुत सी जल कणिकाएं आपस में मिलकर एक बड़े आमाप की जल की बड़ी बूंदे बनाती है बच्चों, जिन्हें हम बादल कहते हैं। आप देख सकते हैं जल वाष्प ऊपर उठती गई और तापमान कम होता गया, तो ऊपर जाके छोटी छोटी बूंदों का रूप ले लिया बच्चों वही जल वाष्प। और जब ये संघनित हुई ठंडी हुई आपस में तो एक बड़े रूप ले लेती है बच्चों, पानी की बड़ी बूंदों का रूप ले लेती है, जिन्हें हम बादल बोल देते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आप सभी को पता चल गया होगा बादल किसे कहते हैं। सर्दियों में प्रातःकाल धरती के पास बूझों ने कोहरा देखा है। यह विचार कर रहा है कि क्या यह ठंडा धरती के पास जलवाष्प का संघनन है। आप क्या सोचते हैं बच्चों, बताइए आप जरा। हाँ है, इनमें कुछ जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं बच्चों कि वे नीचे की ओर गिरने लगती हैं। गिरती हुई बूंदों को ही हम वर्षा कहते हैं। तो बेसिकली आपने बादल को देखा था बच्चों, तो बादल के बाद ना बूंदें फिर इकट्ठा होती रहती है, ठंडी होती रहती है, और एक समय ऐसा होता है जब वो नीचे गिरने लगती है पानी की बूंदों के रूप में, जिन्हें हम लोग बारिश कह देते हैं, वर्षा कह देते हैं। या ओले या हिम के रूप में भी गिर सकती है बच्चों। जो ठंडे वाले प्रदेश हैं अगर उधर ये बारिश की बूंदें गिरेंगी तो वे नीचे आते आते तक जम जाती हैं बच्चों, जिन्हें हम लोग ओले बोल देते हैं या हिम बोल देते हैं बच्चों, मीन्स बर्फ। इस प्रकार वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा वायु, मतलब कि वाष्पन विधि और वाष्पोत्सर्जन विधि द्वारा ना जल वायु में मिक्स होकर ऊपर जाती है बच्चों, फिर वह ठंडी होकर के संघनित होकर के बादल बनती है और वापस बारिश के रूप में नीचे बरसती है, और यही जल चक्र कहलाता है बच्चों। इस तरह से जल बनता है, फिर वापस वाष्पित होकर के फिर ऊपर जाता है, फिर बारिश हो जाता है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है, इसीलिए इसे जल चक्र बोलते हैं बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं 14.4 14.4 देखते हैं बच्चों। अब इनमें क्या बताया जा रहा है, पुनः महासागरों की ओर। अब फिर पुनः महासागरों की ओर एक नया टॉपिक है बच्चों, देखते हैं क्या इसमें बताया जा रहा है। तो शुरुआत करते हैं बच्चों आपका पुनः महासागरों की ओर। वर्षा तथा हिम के रूप में पृथ्वी के विभिन्न भागों में आए जल का क्या होगा। वर्षा के द्वारा अलग अलग पृथ्वी के अलग अलग भागों में आए जो जल होते हैं उनका क्या होगा। प्रायः समस्त पृष्ठभूमि महासागरों के तल से ऊंचे हैं बच्चों। भूपृष्ठ जितने भी है प्रायः आमतौर पर वह महासागरों के तल से ऊंचे ऊंचे पे हैं बच्चों। तो वर्षा तथा हिम के रूप में भूमि पर आकर अधिकांश जल अंततः महासागरों में वापस चला जाता है बच्चों। यह विभिन्न ढंगों से होता रहता है। पर्वतों पर हम हिम पिघलकर जल बन जाती है, या जल पहाड़ों तथा झरनों नदियों के रूप में नीचे गिरती हैं। कुछ जल तो वर्षा के रूप में भूमि पर गिरता है और नदियों और झरनों के रूप में बह जाता है। अधिकांश नदियां भूमि पर लंबी दूरी तय करती है और अंततः किसी समुद्र या महासागर में गिर जाती हैं, तथा कुछ नदियों तथा जल में बह जाते हैं बच्चों। अब वर्षा का जल झीलों तथा तालाबों को भर देता है। वर्षा के जल कुछ भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है बच्चों। मृदा में कुछ विलुप्त हो जाता है, सूख जाता है। जल का कुछ भाग वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन में खत्म हो जाता है बच्चों। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से जल तथा झरनों के नदियों के रूप में बहता है बच्चों, आप सभी को पता ही होगा। वापिस वायु में चला जाता है। शेष जल धीरे धीरे भूमि के नीचे रिसता रहता है बच्चों। इस जल के अधिकांश भाग में हम भौम जल के रूप में उपलब्ध हो जाता है। भौम जल कहने का मतलब ये बच्चों कि भूमि का जल अधिकांश रूप में जो बारिश के टाइम सोख करके नीचे जमीन के अंदर जाता है और कुओं से जो हम लोग निकालते हैं, तो बेसिकली वो भौम जल ही कहलाता है बच्चों। आगे बढ़ते हैं
कुओं का भरण भौम जल से ही होता है। तो हमने आपको बताया बच्चों अभी कि कुओं का जो भरण होता है वो भौम जल से ही होता है। मतलब नीचे नीचे आप जैसे कुआं में आप पानी से कुआं से पानी निकाल लिए तो उसके अंदर फिर से पानी इकट्ठा हो जाता है। तो बेसिकली कहाँ से इकट्ठा होता है? तो भौम जल से ही होता है। तो भौम जल जो जमीन के अंदर पानी रहता है बच्चों रिसा हुआ इकट्ठा, झीलों के द्वारा स्रोत भी भौम जल ही होती है। झीलों के जो जल होते हैं बच्चों, तो बेसिकली उसका भी भौम जल ही होता है। हैंडपंप का भी, नलकूप से खींचा गया जल भौम जल से ही आता है। इन सारी चीज़ों का जल भौम जल से ही आता है बच्चों। जिन क्षेत्रों में अधिकांश हैंडपंप या नलकूप उपयोग होते हैं वहाँ पर भौम जल प्राप्त करने के लिए हमें गहरी खुदाई की आवश्यकता होती है बच्चा, आप सभी को पता होगा। अति उपयोग के कारण भौम जल का स्तर ना यह बहुत चिंता का विषय है, क्षति चिंता का विषय है। मीन्स अधिक मात्रा में भौम जल का इस्तेमाल करने पे कभी कभी पानी की कमी होने की स्थिति आ जाती है बच्चों। तो इन सब का ख्याल रखना चाहिए, हमें कम से कम जल का उपयोग करना चाहिए आवश्यकता अनुसार। पहेली एक चिंता को आपसे बांटना चाहती है। पहेली के पास एक चिंता है बच्चों, उसको आपसे बांटना चाहती है उन क्षेत्रों में जहाँ भूमि पर वनस्पति बहुत कम है। मतलब वैसे जगह पे जहाँ की जमीन पर वनस्पति में पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा कम है, बिल्कुल ही नहीं है, वहाँ वर्षा का जल शीघ्र बह जाता है बच्चों। बहुत से ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर अधिकांश जमीन कंक्रीट से ढकी हुई होती है। ऐसे ही भूमि पे जल का रिसाव बहुत कम हो पाता है बच्चों, जिससे अंततः भौम जल की उपलब्धता प्रभावित हो जाती है। वर्षा का बहता जल अपने साथ मृदा को ऊपरी पृष्ठ पर बहा ले जाता है। वर्षा बारिश के टाइम में जो मिट्टी का ऊपरी पृष्ठ होता है, जो उपजाऊ होता है बच्चों, आमतौर पर वो बारिश के समय वो बह जाता है। अब हम यह जानते हैं कि भूमि की सतह पर वर्षा रूपी जल ओलों तथा हिम के रूप में महासागरों में वापस पहुंच जाता है बच्चों। इस प्रकार जल पृथ्वी की ऊपरी सतह से जलवाष्प के रूप में वायु में आता है तथा वर्षा ओलों तथा हिम के रूप में वापस लौट जाता है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। जल चक्र आपको हमने बता दिए बच्चों कि नदियों तालाबों से वाष्पित होकर के जलवाष्प बन करके ऊपर जाना और बादल बन जाना, फिर वापस ये बादल घूम घूम करके चारों तरफ लैंड पे बारिश होते हैं बच्चों। अब जैसे ही ज़मीन पे बारिश होती है, कुछ पानी ज़मीन के अंदर जाते हैं बच्चों, कुछ नदियों तालाबों में, और कुछ एक्स्ट्रा होने पर फिर वापस वे बहते बहते फिर महासागर में आके मिल जाते हैं। फिर वाष्पित होता है, फिर बादल बनते हैं, फिर बारिश होती है, और ये प्रक्रिया चलते रहता है बच्चों, और इसी को जलवाष्प बोलते हैं। यही जल चक्र इन्हें कहा जाता है, और इन्हें अंग्रेजी में वाटर साइकिल भी बोलते हैं बच्चों। और अंत में वापस महासागरों में लौट जाता है। जल का इस प्रकार चक्रण करने से जल चक्र कहते हैं। समुद्र तथा भूमि के बीच यह जल चक्र का निरंतर प्रक्रम है बच्चों, लगातार ये चलते रहता है। यह भूमि तथा जल की आपूर्ति को बनाए रखता है बच्चों, भूमि तथा जल की आपूर्ति को यह मेंटेन करके रखता है। अच्छा, अब 14.5 में यदि भारी वर्षा हो तो क्या होगा? अगर मान लीजिए बच्चों की बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो क्या होगा? आपको पता ही होगा, वर्षा के समय अवधि तथा मात्रा विभिन्न स्थानों पर अलग अलग होता है। कहीं पर ज़्यादा बारिश, कहीं पे कुछ होता है, कम होता है। संसार के कुछ भागों में पूरे वर्ष वर्षा होती रहती है। कुछ ऐसे भी जगह है जहाँ पे पूरे वर्ष बारिश होती ही रहती है बच्चों, चेरापूंजी वगैरह ऐसे प्लेसेस हैं। वर्षा कुछ दिनों के लिए ही होती है। हमारे देश में अधिकांश वर्षा मानसून के मौसम में होती है बच्चों, विशेषतः गर्म दिनों के बाद वर्षा हमें राहत प्रदान करती है। बहुत से फसलों को बोया जाना मानसून के आने पर निर्भर करता है बच्चों। तो आप सभी को पता होगा मानसून आने पर अलग अलग टाइप्स के अनाजों को उगाते हैं हम लोग, अलग अलग मानसून मौसम के आधार पर बच्चों। परंतु अत्यधिक वर्षा से बहुत समस्या उत्पन्न होती है, आप सभी को पता होगा बच्चों। बाहर भारी वर्षा से नदियों भारी वर्षा से नदियों, झीलों, तालाबों का जल स्तर बढ़ जाता है, और ऐसा होने पर जल एक बड़े क्षेत्र में फैलकर बाढ़ का कारण बन सकता है। यह खेतों, वनों, गांवों और शहरों को जलमग्न कर देता है बच्चों। पता ही होगा आप सभी को, हमारे देश में बाढ़ से फसलें, पालतू जानवर, संपत्ति, आदमी लोग, मानव जीवन अपार क्षति पहुंचती है बच्चों।
मैगजीन में पढ़कर इनके बारे में पता लगाने का प्रयास कीजिए बच्चों कि आखिर भारी बारिश से हमें क्या क्या नुकसान होती है। बाढ़ के समय जल में रहने वाले जीव भी बह जाते हैं बच्चों। प्रायः जब बाढ़ का जल उतरता है तो ये जल से जीव, जो जल में रहने वाले जीव थल भाग में फंसकर मर जाते हैं बच्चों। वर्षा भूमि पर रहने वाले जीवों को प्रभावित करती है। जो जमीन पर रहने वाले होते हैं बच्चों, अगर भारी बारिश होती है तो उनका जीवन प्रभावित होता है। बाढ़ग्रस्त, किसी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दृश्य आप देख सकते हैं बच्चों। यहाँ पे एक दृश्य है, कुछ बच्चे अपने घरों के छतों के ऊपर हैं। अब 14.7 में हम जल को कैसे संरक्षित कर सकते हैं बच्चों। आखिर हम लोग जल को कैसे बचा सकते हैं, वाटर कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं बच्चों। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का केवल एक छोटा सा भाग ही पौधों तथा जंतुओं तथा मनुष्यों के उपयोग के लिए होता है। पृथ्वी पर जितना जल है बच्चों, उसका कुछ थोड़ा सा ही भाग हम सारे जंतुओं मनुष्यों के लिए उपयोगी होता है। अधिकांश जल महासागरों में होता है, जिसे सीधे ही उपयोग में नहीं लाया जा सकता है बच्चों। जब भौम जल का स्तर अत्यधिक गिर जाता है, मतलब खत्म होने लगता है, तब भौम जल का और अत्यधिक उपयोग नहीं कर सकते बच्चों। पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान रहती है, परंतु उपयोग के लिए उपलब्ध जल की मात्रा अत्यंत सीमित है। मतलब जल तो बहुत सारा है बच्चों, लेकिन जो उपयोग करने वाले जल है ना, जैसे जो हम लोग पी सकते हो या जिन्हें हम उपयोग कर सकते हो, उनकी मात्रा बहुत कम है। पानी तो वैसे बहुत ज़्यादा है और अति उपयोग के कारण घटती जा रही है। जल की मांग प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है बच्चों। जनसंख्या भी वृद्धि हो रही है, जिसके साथ जल का उपयोग बढ़ जा रहा है। तो जल का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। बहुत से घरों में जल भरने के लिए लंबी कतारों का दिखना एक साधारण सा दृश्य हो गया आज के टाइम में बच्चों। खाने की वस्तुओं के उत्पादन और उद्योग में जल की अत्यधिक मात्रा का प्रयोग हो रहा है बच्चों। इन्हीं कारणों से संसार के बहुत से भागों में जल की कमी भी हो गई है बच्चों। इसीलिए आवश्यक है कि जल का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए, बुद्धि से बच्चों। हम सावधानी बरते जाए जिसमें जल व्यर्थ न हो। बच्चों, आपका जल एकत्र करने के लिए लंबी कतार आप देखे होंगे, गर्मियों के समय में लंबी लंबी कतारें लगती हैं बच्चों, जहाँ पे जल की कमी होती है। यदि काफ़ी समय तक वर्षा न हो तो क्या होगा। एक क्वेश्चन और आया बच्चों 14.6 में कि अगर बहुत दिनों तक बारिश ही ना हो तो क्या होगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी क्षेत्र में एक वर्ष या उससे अधिक वर्ष तक वर्षा न हो तो क्या होगा। वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा मृदा से लगातार जल की क्षति होती रहती है, क्योंकि यह वर्षा द्वारा वापस नहीं लाया जा सकता, इसलिए मृदा सूख जाती है। उस क्षेत्र में तालाबों तथा कुओं में जल का स्तर गिरने लग जाता है बच्चों। उनमें से कुछ सूख भी जाते हैं। भौम जल की कमी के कारण हो जाता है, जिससे सूखा पड़ जाता है बच्चों। सूखे की स्थिति में खाद्यान्न और चारा प्राप्त करना दुर्लभ हो जाता है बच्चों, मुश्किल हो जाता है। कदाचित आपने हमारे देश के संसार के कुछ भागों में पड़े सूखे के बारे में सुना ही होगा बच्चों। क्या आपको जानकारी है कि इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। इन परिस्थिति में पशुओं और वनस्पतियों का क्या होता होगा बच्चों। आपने माता पिता और पड़ोसियों से चर्चा करिए और समाचार पत्रों के माध्यम से पता लगाइए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, वर्षा के जल का संग्रहण। अच्छा, वर्षा जल को कैसे हम लोग संग्रहण कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं बच्चों। मतलब वाटर हार्वेस्टिंग बेसिकली यहाँ पे पढ़ना है बच्चों, कि वर्षा के जल को एकत्र करना और उसका भंडारण करके बाद में प्रयोग करना। मतलब वर्षा के जल को इकट्ठा करना किसी माध्यम से और बाद में उसका उपयोग कर लेना बच्चों। बहुत ही अच्छी विधि है। जल की उपलब्धता तथा वृद्धि का एक ही उपाय है कि इस उपाय द्वारा वर्षा के जल को एकत्रित करने को वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है बच्चों। वर्षा जल संग्रहण एक मूल मंत्र है कि जल को जहाँ गिरे वहीं एकत्र करें। वर्षा के उस जल का क्या होगा जो ऐसे क्षेत्र में गिरता है जहाँ अधिकांश क्षेत्रों में कंक्रीट की सड़कें और मकान होती है, या यह नलियों में बह जाता है। क्या ऐसा नहीं है कि इस प्रकार जल की कुछ भाग नदियों झीलों तक पहुँच जाता है, कुछ की बहुत दूरी पर हो सकते हैं, क्योंकि जल हमारे लिए चारों ओर भूमि वापस नहीं गया है। अतः इस जल को घर को वापस लाने के लिए अत्यधिक प्रयास करने की आवश्यकता होगी। वर्षा जल संग्रहण यह दो तकनीकों का
उल्लेख किया गया है। वर्षा के जल को कैसे हम लोग बचा सकते हैं बच्चों, यहाँ पे 2 तकनीक दिया गया है। देखते हैं क्या है कि छत के ऊपर वर्षा जल संग्रहण। सबसे पहला आपका तरीका है बच्चों कि छत के ऊपर वाला जो वर्षा की जल होती है उसको कैसे हम लोग संग्रहण करें, बचाएं। इस प्रणाली में भवनों तथा छतों पर एकत्रित जल के वर्षा जल को ना भंडारण करना है। टैंक में पाइपों के द्वारा पहुंचाया जाता है। मतलब जब बारिश का टाइम होता है बच्चों तो अपने छत को ऐसे डिजाइन करवाएं जिससे बारिश का पानी इकट्ठा हो। और इकट्ठा होने के बाद यहाँ आपको पाइप लगा हुआ देख सकता है बच्चों। इसके बाद टैंक यहाँ बनाए जाते हैं बच्चों। थोड़ी दूरी पर आप टैंक बनवा सकते हैं और इनमें वर्षा के जल को संग्रहण कर सकते हैं और जब आपको ज़रूरत हो आप उसका बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। छत पर वर्षा का जल संग्रहण यही है। आगे बढ़ते हैं। जल में छत पर उपस्थिति मिट्टी के कण हो सकते हैं जिन्हें उपयोग करने के लिए पहले निस्यंदित करना आवश्यक होता है। मतलब उसका छानना आवश्यक हो सकता है बच्चों। डायरेक्टली हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस जल को भंडारण टैंक में एकत्रित करने के स्थान पर सीधे ही पाइपों द्वारा जमीन के बने गड्ढे तक ले जाया जा सकता है जहां से मिट्टी के रिसाव द्वारा भौम जल की पुनः पूर्ति करेगा। अब जैसे आप यहाँ इकट्ठा करेंगे बच्चों तो जो भी अपने घर में ट्यूबवेल मोटर वगैरह लगाए होंगे इनका जो जल स्तर होगा वो पूरा रहेगा बच्चों, कभी कम नहीं होगा। क्योंकि यहाँ से कम होगा तो आपका रिस्क करके यहाँ से पानी यहाँ आ जाएगा और ये शुद्ध होगा बच्चों। तो इस तरीके से दूसरा है यहाँ पे विकल्प बच्चों की, एक दूसरा विकल्प है सड़क के किनारे बनी नालियों द्वारा एकत्रित वर्षा के जल भूमि में सीधे पहुंचने दिया जाए। मतलब सीधे पहुंचा दिया जाए जमीन के अंदर गड्ढा खोद के बच्चों। ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ बच्चों। कैसा लगा आप सभी जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर इस तरीके से एनसीईआरटी की वीडियो को और देखना हो तो हमें लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में आप शेयर भी कर सकते हैं। प्रमुख शब्द आप यहाँ पे देख सकते हैं जो अधिकतर इस्तेमाल करे गए हैं इस पाठ में बच्चों। सबसे पहला है बादल, आप सभी जानते होंगे। संघनन का मतलब होता है ठंडा कर देना बच्चों। सूखा आप सभी जान रहे हैं। वाष्पन एक प्रक्रिया है बच्चों जिसमें पानी गर्म होकर के भाप के रूप में हवा में मिल जाता है। बाढ़ आप सभी समझ रहे हैं बच्चों। ओला भी समझ रहे हैं। जब पानी अत्यधिक ठंडा हो जाता है तो ओला का फॉर्म ले लेता है। महासागर, जो बड़े बड़े सागर हैं बच्चों महासागर कहलाते हैं। हमारे 5 महासागर हैं पृथ्वी पे पूरे संसार भर में। वर्षा जल संग्रहण पता ही है बच्चों। हिम, ये भी हिम बेसिकली बच्चों ये बर्फ हो गया आपको। और जलवाष्प पानी जल में हवा में जलवाष्प की मात्रा। बेसिकली जलवाष्प पानी का इवोपोरेट फॉर्म है बच्चों, मतलब वाष्पीकरण प्रक्रिया है। जल चक्र आप सभी को पता ही होगा। अब आगे देखते हैं बच्चों। देखिए सारांश बहुत जरूरी होता है। सारांश से आपका पूरा पाठ क्लियर हो जाता है बच्चों। तो देखते हैं क्या है। पहले में जल जीवन के लिए आवश्यक है, सबको पता है। वायु में वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन से जलवाष्प मिलती है, तो आप देखते जाएंगे। थर्ड है आपको बच्चों वायु, जलवाष्प वायु में संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें बनाती है जो बादल जैसे दिखाई देते हैं। बहुत से छोटी जल बूंदें परस्पर मिलकर वर्षा हिम तथा ओले का रूप में गिरती हैं बच्चों। आगे है आपका वर्षा ओले तथा हिम नदियों झीलों तालाबों कुओं तथा मिट्टी जल को पुनः पूर्ति करते हैं। अगला पॉइंट है बच्चों महासागरों तथा जलीय भाग में बीच जल में चक्रण को जल चक्र कहते हैं। महासागरों तथा जलीय भागों के बीच जो जल चक्र है उनको जल चक्रण करते हैं। अत्यधिक वर्षा से बाढ़ आती है बच्चों, सबको पता है। जबकि लंबे समय तक वर्षा न होने से सूखा भी पड़ जाता है, ये भी पता है बच्चों आपको। पृथ्वी पर उपयोग करने योग्य जल की मात्रा सीमित है। पानी तो वैसे बहुत है बच्चों, लेकिन जो हम लोग उपयोग करते हैं उनकी मात्रा सीमित है, इसलिए विवेकपूर्ण बुद्धि से उपयोग करना चाहिए बच्चों। ये आपका खत्म हुआ बच्चों। आप कमेंट करके बताएं क्या मैं अभ्यास के लिए अलग वीडियो डाल दूं। ये थोड़ी लंबी वीडियो है बच्चों, पर आपको फ़ायदा ज़रूर करेगा। हमने एनसीईआरटी के हर एक लाइनों को डिस्कस किया है बच्चों। एक एक लाइन एक एक शब्दों को डिस्कस किया है। आपको एक भी समस्या नहीं आने वाली है इस चैप्टर में। तो अगर इसी तरीके से आपको और भी वीडियो चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं बच्चों कि मैं और किस और कौन सी क्लास की वीडियो को और बनाऊं। आप कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।